चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में रतनपुर नाम का एक खुशहाल गांव बसा हुआ था। यह गांव पहाड़ियों की तलहटी में स्थित था और यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी सुगंध हमेशा घुली रहती थी। रतनपुर के लोग मेहनती और सरल थे। इसी गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिनका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ के पास बहुत कम जमीन थी, मुश्किल से 2 बीघा। उनका घर मिट्टी का बना था और छत खपरेल की थी। लेकिन दीनानाथ के चेहरे पर जो चमक थी वह किसी राजा महाराजा के चेहरे पर भी शायद ही देखने को मिलती। उनके पास धन कम था लेकिन संतोष का भंडार असीमित था। पूरा गांव उन्हें काका कहकर बुलाता था। दूसरी ओर इसी गांव से कोसों दूर राजधानी के एक बड़े शहर में सेठ गोवर्धन दास रहते थे। गोवर्धन दास रतनपुर के ही रहने वाले थे, लेकिन जवानी में ही वे शहर चले गए थे। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और व्यापारिक चालाकी से उन्होंने अपार संपत्ति अर्जित की थी। उनके पास आलीशान महल, दर्जनों नौकर चाकर और सोने चांदी के भंडार थे। फिर भी गोवर्धन दास को रात में नींद नहीं आती थी। उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता था कि कोई उनकी संपत्ति न हड़प ले या उनका व्यापार घाटे में न चला जाए। समय का चक्र घूमा और 1 वर्ष पूरे क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा। इस कठिन समय में दीनानाथ काका का छोटा सा घर उम्मीद की किरण बन गया। दीनानाथ ने पिछले कुछ वर्षों में अपने छोटे से खेत से जो थोड़ा बहुत अनाज बचाया था, उन्होंने उसे गांव वालों के लिए खोल दिया। दीनानाथ ने गांव की चौपाल पर ऐलान किया, जब तक मेरे घर में एक भी दाना है, मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने अपने घर के बाहर पानी का एक बड़ा मटका रखवाया और रोज सुबह दूर स्थित एक छोटी सी बावरी से अपने कंधे पर पानी धोकर लाते ताकि राहगीरों की प्यास बुझ सके। दीनानाथ की अपनी थाली में भोजन कम हो गया था, उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों का तेज और भी बढ़ गया था। उधर शहर में सेठ गोवर्धन दास को खबर मिली कि सूखे के कारण रतनपुर के किसान अपनी जमीनें कौड़ियों के दाम बेचने को मजबूर है। सेठ की व्यापारी बुद्धि जाग उठी। उन्होंने सोचा, यह सही मौका है। अगर मैं अभी वहां जाऊं तो बहुत कम पैसे में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद सकता हूं। जब बारिश होगी तो वही जमीन सोना उगलेगी। यही सोचकर सेठ गोवर्धन दास अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर रतनपुर के लिए रवाना हुए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ वीरांगी छाई है। पैर सूख चुके थे और मवेशी कमजोर थे, लेकिन उन्हें इससे कोई सहानुभूति नहीं थी। उनका ध्यान सिर्फ जमीन के सौदों पर था। सेठ ने गांव के मुखिया के घर अपना डेरा जमाया। अगले दिन सुबह वे गांव का मुआयना करने निकले। चलते चलते वे दीनानाथ के घर के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक फूस की झोपड़ी के बाहर लंबी कतार लगी है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और दीनानाथ अपने हाथों से उन्हें थोड़ा थोड़ा अनाज दे रहे हैं। सेठ गोवर्धन दास वहां व्यंग्य से हंसे। उन्होंने दीनानाथ से बोले, अरे दीनानाथ, तुम तो खुद फटेहाल हो। तुम्हारे घर की छत टूटी है, तुम्हारे कपड़े पुराने हैं। तुम इन लोगों को क्या खिलाओगे? क्यों अपना बचा कुचा धन भी बर्बाद कर रहे हो? अकल से काम लो। जो बचा है उसे खुद खाओ और अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा जिससे तुम शहर जाकर आराम से रह सकोगे। दीनानाथ ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी राम राम। आप सही कहते हैं, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन यह अनाज मेरा नहीं है, यह धरती माँ का दिया हुआ उपहार है। जब उन्होंने दिया तो मैंने रखा। अब जब उनके बच्चों गांव वालों को जरूरत है तो मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? रही बात जमीन बेचने की, तो माँ को कोई बेचता है क्या? सेठ को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि एक गरीब किसान उनका अपमान कर रहा है। वे वहां से चले गए, यह बड़बड़ाते हुए कि मूर्ख है, भूख से मरेगा तब अकल आएगी। अगले 2 दिन सेठ गोवर्धन दास ने गांव के कई लाचार किसानों की जमीनें बहुत कम दामों में खरीदने के दस्तावेज तैयार करवाए। वे बहुत खुश थे। तीसरे दिन की दोपहर, जब सूरज आग बरसा रहा था, सेठ अपनी खरीदी हुई जमीनों का सर्वे करने के लिए अकेले ही खेतों की ओर निकल पड़े। अचानक तेज धूप और उमस के कारण सेठ का सिर चकराया।
उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे छाती पकड़कर वहीं खेत की सूखी मेड़ पर गिर पड़े। उन्हें भीषण गर्मी के कारण लू लग गई थी। वे कराह रहे थे, पानी पानी। लेकिन मीलों दूर तक कोई नहीं था। उनकी सोने की जंजीरें, रेशमी कपड़े सब वही थे, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए एक बूंद पानी नहीं था। संयोग से दीनानाथ उसी रास्ते से जड़ी बूटियां खोजने जंगल की ओर जा रहे थे। उन्होंने किसी के कराहने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो पहचाना कि यह वही सेठ है जिन्होंने कल उनका मजाक उड़ाया था। दीनानाथ ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपनी पोटली से पानी की बोतल निकाली जो वे अपने लिए ले जा रहे थे और धीरे धीरे सेठ के होठों पर लगाई। दीनानाथ खुद कमजोर थे, लेकिन इंसानियत की ताकत ने उन्हें संबल दिया। वे गिरते पड़ते सेठ को अपने घर ले आए। सेठ गोवर्धन दास को दीनानाथ की खटिया पर लेटाया गया। दीनानाथ की पत्नी ने गीले कपड़े से उनका माथा पोंछा। गांव के वैद्य को बुलाया गया, लेकिन वैद्य ने कहा कि हालत गंभीर है, इन्हें जड़ी बूटियों के कार्य और निरंतर सेवा की जरूरत है। अगले 3 दिन तक सेठ बेहोश रहे। इस दौरान दीनानाथ और उनके परिवार ने अपनी भूख प्यास भूलकर सेठ की सेवा की। दीनानाथ रात रात भर जागकर उन्हें पंखा झालते रहे। चौथे दिन सुबह सेठ की आंखें खुलीं। उन्होंने खुद को एक कच्ची छत के नीचे पाया। कमरे में गोबर और मिट्टी की गंध थी। उन्होंने करवट बदली तो देखा कि दीनानाथ जमीन पर एक चटाई बिछाकर सो रहे थे। सेठ को प्यास लगी थी। उन्होंने हल्की आवाज दी। दीनानाथ तुरंत उठ गए। दीनानाथ ने स्नेह से पूछा, कैसे हैं आप सेठ जी? सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, दीनानाथ, मैंने तुम्हारा अपमान किया था। मैं तुम्हारी जमीन छीनने आया था, फिर भी तुमने मुझे बचाया। मेरे अंगरक्षक कहाँ है? मेरा पैसा कहाँ है? दीनानाथ बोले, सेठ जी, आपके अंगरक्षक आपको ढूंढते हुए आए थे। मैंने उन्हें बता दिया है कि आप सुरक्षित हैं। आपका पैसों का थैला और कागजात वहाँ ताखे पर रखे हैं। यहाँ गांव में कोई चोरी नहीं करता। रही बात बचाने की, तो हम इंसान हैं सेठ जी, और इंसान का धर्म है दूसरे की जान बचाना। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी। सेठ ने खिड़की से देखा। गांव के कई लोग दीनानाथ के घर आ रहे थे। किसी के हाथ में थोड़ी सी खिचड़ी थी तो किसी के हाथ में जंगली फल। सेठ ने पूछा, ये लोग क्यों आ रहे हैं? दीनानाथ ने कहा, उन्हें पता चला कि हमारे घर मेहमान बीमार हैं। हमारे घर राशन खत्म हो गया है, इसलिए गांव वाले अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना आपके लिए लेकर आए हैं ताकि मेहमान भूखा न रहे। यह दृश्य देखकर सेठ गोवर्धन दास का कठोर हृदय पिघल गया। उन्होंने जीवन भर सिर्फ लेना सीखा था, देना नहीं। उन्होंने देखा कि जिन लोगों को वे कंगाल और गमवार समझ रहे थे, वे दिल के कितने अमीर हैं। उनके पास खुद खाने को नहीं था, फिर भी वे एक अजनबी के लिए अपना निवाला कुर्बान कर रहे थे। सेठ को अपने सोने चांदी के घेरों पर घृणा होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वह शहर के आलीशान बिस्तर पर मर सकते थे और कोई पानी पिलाने वाला न होता, लेकिन यहाँ इस टूटी खाट पर उन्हें जो प्रेम और अपनापन मिला वह अनमोल है। सेठ को पूरी तरह स्वस्थ होने में 1 हफ्ता और लगा। इस 1 हफ्ते में वे पूरी तरह बदल गए। उन्होंने दीनानाथ के साथ बैठकर सूखी रोटी खाई, जो उन्हें दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन जैसी लगी। उन्होंने देखा कि शाम को सब लोग मिलकर एक दूसरे का दुख साझा करते हैं। वहाँ तनाव नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। जिस दिन सेठ के जाने का समय आया, गांव उन्हें विदा करने आया। सेठ अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए। उन्होंने उन जमीनों के सारे दस्तावेज निकाले जो उन्होंने पिछले दिनों धोखे से या मजबूरी का फायदा उठाकर लिखवाए थे। उन्होंने सबके सामने उन कागजों को फेंक दिया। गांव वाले हैरान रह गए। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं यहाँ व्यापार करने आया था, लेकिन मैं यहाँ से कर्जदार होकर जा रहा हूँ। दीनानाथ, तुमने मुझे सिखाया है कि दौलत तिजोरी में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और दूसरों के प्रति दया में होती है। मेरा सोना मुझे जीवन नहीं दे सका,
लेकिन तुम्हारे पानी और गांव वालों के प्रेम ने मुझे नया जीवन दिया। सेठ ने घोषणा की। मैं प्रण लेता हूं कि अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस गांव के लिए खर्च करूंगा। हम यहाँ एक बड़ा तालाब खुदवाएंगे और एक पक्की नहर लाएंगे ताकि भविष्य में कभी किसी किसान को सूखे के कारण अपनी मासमान जमीन बेचनी पड़े। सेठ गोवर्धन दास शहर लौट गए, लेकिन अब वे वो पुराने कंजूस सेठ नहीं थे। उन्होंने अपना वादा निभाया। अगले कुछ महीनों में रतनपुर में एक विशाल तालाब खुदवाया। अब उन्हें रात में अच्छी नींद आती थी, क्योंकि अब उन्हें धन खोने का डर नहीं था, बल्कि धन का सदुपयोग करने का सुकून था। उधर दीनानाथ का जीवन भी सामान्य हो गया। अगली बारिश बहुत अच्छी हुई। रतनपुर के खेत फिर से लहलहा उठे, लेकिन गांव वालों के लिए असली उत्सव बारिश नहीं, बल्कि वह बदलाव था जो उन्होंने इंसानियत की ताकत से एक पत्थर दिल इंसान में लाया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम बाहरी समस्याओं को हमेशा बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। जब हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है।